जय हिंद, जय भारत साथियों। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इतिहास का पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसको आप बेल आइकन दबा के देख सकते हैं या हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, इतिहास का ये पार्ट 4 है। इसके अंदर हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में, वहाँ की कैसी नालियाँ थी, किस प्रकार की थी, और हम उसके बारे में और अध्ययन करेंगे, जैसे कि उनके मकान कैसे थे, सड़कें वगैरह तो पिछली वीडियो हमने देख ली थी, लेकिन आज हम उसके आगे का चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता में जो नालियाँ मिली हैं वो भूमिगत मिली हैं। भूमिगत का मतलब ये ज़मीन के अंडरग्राउंड में जैसे कि बिछाई हुई थी। तो ये जो नालियाँ थी दोस्तों, इसका जो पानी था वो अंदर से जो भी मकान का जो वेस्टेज होता था वो नालियों के द्वारा बाहर जाता था और किसी शहर में शहर के बाहर यानी कि किसी आउट एरिया में जाकर वो खुलता था। तो दोस्तों, जैसा कि नालियों के बारे में बताया गया था कि ये ग्रिड पद्धति की जैसे सड़कें बनाई गई थी। इस प्रकार की कोई सड़कें थी, यहाँ पे कोई मकान बनाया, यहाँ पे मकान बनाया, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ये चौराया था। इसको 90 डिग्री पे काट रहे थे, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति पे मिली है। और ये नालियाँ होती थी दोस्तों, ये मकान के साथ बिल्कुल ही कनेक्ट होती थी, बिल्कुल। जैसे कि ये इस वाले क्षेत्र को आप देख सकते हैं। इस वाले क्षेत्र में जैसे 90 डिग्री को काट रही है, ये भी 90 डिग्री का काट रही है। तो इस प्रकार की नालियाँ हमें पाई गई हैं। इसको बोलते हैं क्या दोस्तों? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, ठीक है दोस्तों। और ये जो पद्धति थी ना दोस्तों, ये पद्धति बहुत इंटरनेशनल मान सकते हैं आप। ये बहुत ही विकसित पद्धति थी। और ये जो नालियाँ मिली हैं दोस्तों, ज़रूरी है कि कई कई क्षेत्रों में जो नालियाँ मिली हैं वो विकसित भी होंगी, कुछ कुछ कच्ची भी होंगी। तो जो विकसित नाली मिली है वो हमें मिली है केवल धौलावीरा से, और सबसे कच्ची नालियाँ मिली है वो मिली है हमें कालीबंगा से। विकसित नाली मिली है दोस्तों हमें धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। और जो कच्ची नालियाँ मिली हैं हमें, कच्ची नालियाँ मिली हमें कालीबंगा से। कालीबंगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो धौलावीरा और ये कालीबंगा है दोस्तों, हमने इसके बारे में पहले ही वीडियो में अपलोड में आपको बता चुका हूँ। ये कौन से राज्य हैं, कहाँ कहाँ ये आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप हमें पार्ट 1 या पार्ट 2 में आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर भी आपको एक बार बता दूं कि जो कालीबंगा है उसको कालीबंगा का नाम इसलिए पड़ा है कि काले रंग की चूड़ियाँ पाई जाती थी वहाँ पे। काले रंग की चूड़ियाँ बनती थी या पाई जाती थी, उस प्रकार से उसका नाम क्या बना है? कालीबंगा पड़ा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे कई सारे राज्य हैं उसके हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कि कालीबंगा, चंदुदड़ो, मोहनजोदड़ो। ये सारे राज्य कहाँ पे आते हैं दोस्तों? ये सारे हड़प्पा सभ्यता के अंडर में आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उसके नगर प्रणाली कैसी थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के मकानों के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मकान मिले हैं, कैसे बनाए जाते थे। तो हम समझते हैं कि जो मकान थे दोस्तों, ये 2 मंजिला पाए गए हैं। 2 मंजिला मकान पाए गए हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में। और जो हड़प्पा सभ्यता में जो 2 मंजिला मकान पाए गए हैं, इसके अंदर जो दूसरी मंजिल होती थी दोस्तों, उसमें क्या होता था? रोशनदान होता था। क्या होता था? रोशनदान। रोशनदान को आप समझ सकते हैं, एक तरह से ये मकान है, ऊपर की साइड में एक खिड़की है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रोशनदान। बस यही वाली बात थी दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने थे। कौन सी ईंटों के बने थे? पक्की ईंट के बने थे। और ईंटों का साइज क्या था दोस्तों? 4:2:1 के अनुपात में था। अब हमने आपको पहले ही वीडियो में पार्ट 3 में बता चुका हूँ दोस्तों, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि ईंटों के बारे में मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। जो ईंटें थी दोस्तों वो 4:2:1 के अनुपात में हमें मिली है। ये एक तरह का साइज होता है ईंटों का, तो उस प्रकार के अनुपात में हमें ईंटों का साइज मिला है, जो सब समान था दोस्तों हर एक में। और जो प्रत्येक मकान मिले, प्रत्येक का मतलब हर एक मकान में दोस्तों जो 2-2 मंजिल मिले हैं, हर एक मकान 2-2 मंजिल मिले हैं। ये मकान थे, इसके अंदर जो दोस्तों हर एक मकान में कुएं मिले हैं। ये सबसे चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि एक हड़प्पा सभ्यता थी, उसके अंदर एक सभ्यता में ही केवल 700 कुएं एक गांव से प्राप्त हुए हैं। हमें एक गांव से 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में हर एक मकान के अंदर कुएं थे। जैसे कि आप ये मान लीजिए ये मकान है, ये मान लीजिए ये मकान है, तो यहाँ पे एंट्रेंस पे तो अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक दीवार अड़ाई जाती थी, जिससे कि सामने जो भी व्यक्ति होगा, जो निकल रहा होगा रोड से, वो अंदर जो भी चल रहा है उसके बारे में वो पता नहीं कर सकता, क्योंकि आगे दीवार है। और इसके बगल से यहाँ पे क्या होता था दोस्तों? यहाँ पे होता था एक कुआं।
कुएं की मदद से वो क्या करते थे, यहाँ पे कुएं की मदद से पानी पीते थे। और ये जो मेन गेट होता था दोस्तों, इसको बंद नहीं रखते थे, क्योंकि बाहर वाला कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता था और पानी पी सकता था, उसके लिए कोई रोक नहीं थी। यहाँ पे पानी पी के वो बाहर अपने आप जा सकता था। और जो एक ही दीवार लगाई जाती थी जिससे कि लोग बाहर की आवाज़ या बातें सुन ना सके। और जो दोस्तों ये जो ऐसे करके अंदर हम चले गए, तो इसके अंदर हमें अंदर जाके एक आंगन मिलता था। आंगन अंदर की साइड में होता था और जो खिड़कियां थी वो आंगन के अंदर थी, यानी अंदर की साइड में थी, बाहर कोई भी खिड़कियां नहीं थी दोस्तों। अब बात करते हैं जैसे कि जो रोशनदान होते थे, मैंने बताया आपको रोशनदान दूसरी मंजिल पे हमें मिला है। तो रोशनदान से क्या होता था दोस्तों, ये अनुमान लगाया जाता था कि जो सूरज की जो रोशनी होती थी वो कहाँ से मिलती थी हमें, जो सूरज की रोशनी होती थी वो दूसरे मंजिल से आती थी, इस रोशनदान के द्वारा आती थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं स्नानागार की। स्नानागार मतलब आप समझ सकते हैं एक तरह का स्विमिंग पूल। आज की भाषा में स्विमिंग पूल, पहले की भाषा में स्नानागार। मतलब हमने ही लगाई है ये भाषा, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने की जगह। लेकिन ये जो स्नानागार होते थे ये एक तरह के धार्मिक स्नानागार होते थे। धार्मिक का मतलब जो पूजा पाठ की जाती थी वहीं पे उपासना की जाती थी। जैसे कि जो स्नानागार एक इस साइड का मिला है, ऐसे साइज का मान लीजिए कोई स्नानागार है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ, यहाँ पे होती थी एक उत्तर की साइड में और एक कहाँ होती थी दक्षिण की साइड में। 2 सीढ़ियाँ हमें मिली है यहाँ के जाने के लिए। नीचे की साइड में चले गए, यहाँ से स्नान करते करते बाहर आ गए। ठीक है दोस्तों। इसके बगल से ही बगल से ही हमें मिला है भवन। हर एक स्नानागार के बगल से हमें भवन मिला है दोस्तों। भवन का मतलब होता है जहाँ पे आप लोग पूजा या पालागी या फिर आप कह सकते हैं उपासना करते थे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर ना तो कोई देवता की तस्वीर मिली है, ना ही किसी भगवान की, ना ही किसी देवी या ना ही देवता की। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं ये किसकी पूजा करते थे, ओनली प्रकृति की। प्रकृति मतलब नेचर की, केवल ये नेचर की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो भवन होते थे, इनके जो भवन होते थे जो कि स्नानागार के बगल से थे, ये जो भवन थे ना, यहाँ पे वे क्या करते थे, यहाँ पे आते थे और यहाँ पे धार्मिक उपासना किया करते थे। और दोस्तों सबसे बड़ा स्नानागार हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। और सबसे ज़्यादा स्नानागार मिला है हमें हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से सबसे ज़्यादा स्नानागार मिले हैं। और सबसे बड़ा स्नानागार मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों अन्नागार की। अन्नागार मतलब एक तरह का बड़ा, आप मान सकते हैं एक तरह का बड़ा बर्तन या बड़ा एक टंकी सी टाइप की, जो हमें यहाँ पे मोहनजोदड़ो से हमें जो प्राप्त हुआ है वो एक तरह का बड़ा टंकी टाइप का है, जो कि लगभग लकड़ी का बना हुआ था पूरा। इस तरह का आप मान सकते हैं, ऐसा हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और सबसे बड़ा स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा भी है ये और सबसे अनोखा भी है। और सबसे जो ज़्यादा मिले हैं, हमें कहाँ से मिले हैं? सबसे ज़्यादा मिले हमें हड़प्पा से। कहाँ से दोस्तों? हड़प्पा से। यहाँ पे हमें 6 अन्नागार मिले हैं। 6 अन्नागार हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। और सबसे बड़ा अन्नागार मिला है जो कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। तो अन्नागार में इतना कोई खास नहीं है। यहाँ पे क्या होता था कि जो अन्न होता था, अन्न मतलब जो भी अनाज होता था, मोटा अनाज, जो जैसे कि चावल, जौ, जो भी होता था या गेहूँ, इनको ये लोग क्या करते थे? स्टोर करके रखते थे। भविष्य में कोई आपातकालीन घटना के चक्कर में ये लोग अपने खाने को स्टोर करते थे, जैसे कि आज के टाइम पे भी स्टोर किया जाता है, जो कि भारत सरकार स्टोर करती है अन्न को। ऐसे ही वो लोग भी अन्न को स्टोर करते थे। ठीक है दोस्तों। तो इतना कोई खास नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यह सभ्यता मात्र संतात्मक थी और यह शांतिप्रिय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पे ना कि लोग लड़ाई करते थे और शांति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है दोस्तों। और ये जो सभ्यता थी ये मात्र संतात्मक इसलिए थी क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। मात्र की मतलब ज़्यादा हमें पूजा करते थे ये लोग, या फिर देवी की पूजा करते थे, उस तरह की इनकी जानकारी मिली है। देवी मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो एक सिक्का मिला है उसके अंदर स्त्री के जो गर्भ था उसके अंदर से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। तो कम से कम ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो मात्र सभ्यता थी, मात्र की ज़्यादा पूजा की जाती थी। एक तरह से हम ये समझ सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं ये जो सभ्यता थी दोस्तों, इस सभ्यता की सबसे छोटी इकाई थी परिवार। इस सभ्यता की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? परिवार इसकी सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई दोस्तों यहाँ पे परिवार थी। ठीक है। मतलब छोटी इकाई का मतलब जो एक
एक परिवार मिला, फिर दूसरा परिवार मिला, ऐसे 10 परिवार मिल गए, 100 परिवार मिल गए, एक तरह से पूरा बहुत से लोग मिल गए, तो क्या हो गया दोस्तों, एक समाज का निर्माण हुआ, एक सभ्यता का निर्माण हुआ। इसे क्या बोलते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो दोस्तों महिलाएं थी, यहाँ की महिलाएं आभूषण के रूप में, किसके रूप में, आभूषण के रूप में धातुएं पहनती थी। क्या पहनती थी दोस्तों, धातुएं पहनती थी। धातुएं का मतलब तांबा का लगा सकते हैं हम, क्योंकि लोहा तो उस टाइम पे था नहीं, तो तांबे का हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा सकते हैं। धातुएं पहनती थी। और जो अमीर वर्ग की थी दोस्तों, ये किसकी थी, अमीर वर्ग की। अब बात करते हैं गरीब वर्ग की। गरीब वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो धातुओं के रूप में मिट्टी के आभूषण पहनती थी, मिट्टी के आभूषण पहनती थी। जो ये अमीर वर्ग की थी वो धातुएं पहनती थी महिलाएं, और जो गरीब वर्ग की थी वो मिट्टी के आभूषण बना के पहना करती थी दोस्तों यहाँ से हमें चार वर्गों की जानकारी मिलती है। पहले नंबर पे कौन थे, व्यापारी। पहले नंबर पे कौन आते हैं दोस्तों, व्यापारी। दूसरे नंबर पे आते हैं योद्धा। दूसरे नंबर पे कौन है, योद्धा। और जो तीसरे नंबर पे थे वो कौन थे, पुजारी। कौन थे वे, पुजारी। और चौथे नंबर पे थे वो कौन थे, श्रमिक। कौन थे, श्रमिक। ठीक है दोस्तों। पुजारी बोल दीजिए, या फिर इसको क्या हम बोल देंगे, पुरोहित। क्या बोलते हैं दोस्तों, या तो पुजारी बोल दीजिए, या हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पुरोहित। ठीक है दोस्तों। हमें 4 वर्गों की यहाँ से जानकारी मिलती है, जैसे कि व्यापारी, योद्धा, पुजारी और श्रमिक। तो दोस्तों जैसे कि हिंदू धर्म में, जैसे सनातन धर्म में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें 4 वर्गों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से वर्ग हैं, एक तो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्गों की हमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, जो भी शिक्षक होते थे, मतलब जो भी शिष्य होते थे उनको ज्ञान देना, और यज्ञ करवाना, हवन करवाना, ये सब ब्राह्मण के काम थे। क्षत्रिय का काम था अपने देश की सुरक्षा करना। जो भी आक्रमणकारी थे दोस्तों, आक्रमणकारी थे, उनको क्या करते थे, उनसे सुरक्षा देना अपने राष्ट्र को। और जो वैश्य था, वैश्य का काम क्या होता है दोस्तों, व्यापार करना, अपने देश को आगे उन्नति कराना। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है दोस्तों व्यापार, मतलब पैसे को बढ़ाना, अपने देश में मुद्रा लाना। ठीक है दोस्तों। अब बात करें वैश्य और शूद्र। शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। इन तीनों की क्या करना दोस्तों, सेवा करना। तो ये 4 वर्गों की हमें जानकारी मिलती है। ऑब्वियसली ये कोई वर्ग नहीं है दोस्तों, ये जो वर्ग मिले हमें, ये केवल और केवल उस नियम को चलाने के लिए थे, ना ये जाति पात को लेकर थे, ना ये किसी और को लेकर थे। तो ये केवल और केवल पूरे समाज को चलाने के लिए बनाया गया था। इससे ना कि ये जन्ममूलक था, ये केवल कर्ममूलक था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। लेकिन बाद में ये लोगों ने विचार किया, फिर उसके बाद जन्ममूलक कर दिया गया ये। लेकिन जो ये बना था तब ये था कर्ममूलक, ना कि जन्ममूलक। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सभ्यता में हमें किसी भी राजा के होने का अस्तित्व नहीं मिला है, उसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। ये जो समाज था दोस्तों, ये पूरा जनतंत्रात्मक था, यानी कि आप कह सकते हैं पूरा जनता द्वारा चलाया जाता था। ठीक है दोस्तों। और जो ये हमें इसकी राजधानियाँ मिली है, इसकी जो राजधानियाँ हैं दोस्तों, इसकी राजधानियाँ एक नहीं है, इसकी 2 राजधानियाँ मानी गई हैं। कौन सी, एक तो हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नगर हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नगर मिले हैं, तो इससे हमने अनुमान लगाया है कि यहाँ पे जो भी राजधानी थी वो 2 राजधानियाँ थी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो आप जैसे कि समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितनी बड़ी हैं। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इनका नाम फेमस है, तो हमें यही अनुमान लगा दिया कि यहाँ पे लोग ज़्यादा रहा करते होंगे, बजाय कालीबंगा, लोथल, चंदुदड़ो, इन सब के। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी धार्मिक स्थिति किस प्रकार की हमें प्राप्त हुई है, यहाँ पे कैसी हमें व्यवस्थित मिली है यहाँ पे। दोस्तों अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता से, यानी हड़प्पा सभ्यता से हमें धार्मिक स्थिति की क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। अगर कोई भी मुख्यतः मंदिरों की जानकारी नहीं मिली है, जानकारी कैसी दोस्तों, नहीं मिली है। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर जानकारी नहीं मिली है तो लोग क्या करते थे, वो उपासना तो करते थे, मैंने आपको बताया, लेकिन वो किसकी उपासना करते थे, मैंने आपको बताया था, वो करते थे प्रकृति की उपासना। प्रकृति मतलब नेचर, जैसे कि सूर्य, जंगल, पशु, पेड़, इन सब की दोस्तों वो पूजा करते थे। अब बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो लोग देवी की पूजा करते हैं,
यहाँ पे क्योंकि देवी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं दोस्तों, देवी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ के लोग देवी की ज़्यादा पूजा करते थे, उपासना करते थे। ठीक है दोस्तों, इससे कि मैंने आपको बताया था कि यह मात्र संतात्मक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देवी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पशुपति, यहाँ पे पशुपति नाम की पशुपति यहाँ पे एक पशुपति नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनको एक सिक्के पर दिखाया गया है कि वो बैल पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं दोस्तों? बैल पर बैठे हैं। उनके चारों बगल, चारों साइड में मतलब जानवर हैं, उनको दिखाया गया है इस प्रकार से कि ताकि उनको पशुपति का नाम दिया गया है। हम उनको आज के टाइम पे भगवान शिव का नाम दे सकते हैं, भगवान शिव एक तरह से, लेकिन हमें कोई पुख्ता सबूत कहते हैं ना, कोई पक्का सबूत प्राप्त नहीं हुआ है जिससे कि हम बता पाएँ कि वो भगवान शिव हैं या कोई और। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हमें हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड दोस्तों, ये हवन कुंड थे ना, और यहाँ पे हमें ताबीज़ें भी प्राप्त हुए हैं। ताबीज़ जो हम पहनते हैं, लॉकेट वगैरह, यहाँ से हमें इन दो चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो इनसे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जादू टोना से, किससे? जादू टोना से परिचित थे, यानी ये जादू टोना के बारे में जानते थे, जिससे कि हवन कुंड भी हमें प्राप्त हुआ है इससे, और एक ताबीज़ भी हमें पता चले हैं कि ताबीज़ भी मिले हैं, इससे कि ये लोग क्या करते थे, जादू टोना के बारे में परिचित थे, कि यहाँ के लोग जानते थे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या हुई होंगी। हमने ये अनुमान लगाया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में मिलेंगे, इसमें हम अगली क्लास में समझेंगे आर्थिक स्थिति कैसी थी वहाँ की, वहाँ के लोग क्या क्या व्यापार करते थे, किस किस देशों के साथ संबंध थे, किस किस देशों से व्यापार किया जाता था, हमारे लोग की मुद्रा क्या थी, वहाँ की मुद्रा क्या थी, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।